Hello dear student, I am Pratibha Bhagat, your course teacher of Diseases of Field and Horticultural Crops and Their Management Part 1, and welcome back again in this lecture session. Today we will discuss about the diseases of cruciferous. There are two important diseases we have to discuss about the cruciferous disease. First one is alternaria leaf spot and second one is black rot. So first we will start from the alternaria leaf spot. अल्टरनेरिया जो ब्लाइट होता है ये अल्टरनेरिया ब्रैसिकी के द्वारा कॉज होता है, यानी कि जो इसका पैथोजन है वह अल्टरनेरिया ब्रैसिकी है जो कि एक फंगस है। और इस डिसीज़ के कारण अल्टरनेरिया ब्लाइट डिसीज़ के कारण जो क्रॉप्स होते हैं, जितने भी क्रूसीफेरस क्रॉप्स होते हैं उसमें एवरेज यील्ड लॉस होता है, जिसमें 30 to 50% तक का लॉस रिकॉर्ड किया गया है। इसलिए डिसीज़ बहुत ही ज़्यादा हमारे क्रूसीफेरस क्रॉप्स के लिए हानिकारक है। अल्टरनेरिया मोस्टली क्रूसीफेरस क्रॉप को अफेक्ट करता है एंड ब्रोकली एंड क्लाउडी को भी अफेक्ट करता है। साथ ही साथ ये जो वेदर है यह डिसीज साथ ही साथ ये जो डिसीज़ है यह वेदर से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इस डिसीज़ का सबसे ज़्यादा इंसिडेंस वेट सीज़न में देखा गया है और हाईली रेनफॉल वाले एरिया में देखा जा सकता है। तो हम इस डिसीज़ के सिम्टम्स से स्टार्ट करते हैं। यह जो डिसीज़ होता है फर्स्टली प्लांट के लोअर लीव्स पे अटैक करता है। लोअर लीव्स पे यह स्मॉल सर्कुलर ब्राउन नेक्रोटिक स्पॉट बनाता है जो कि धीरे धीरे साइज़ में बढ़ने लगते हैं। यह रोग के लक्षण जो होते हैं फसल के 20 से 25 दिन के हो जाने पर ही दिखाई देने लगते हैं। यह भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे बनाते हैं जो कि कुछ ही समय में गोलाकार हो जाती है। मौसम की फेवरेबल कंडीशन पाकर यह धब्बे अधिक मात्रा में बनते हैं, यानी कि जो स्पॉट होते हैं, ये जो नेक्रोटिक स्पॉट्स होते हैं, ये धीरे धीरे धब्बे की मात्रा क्या होती है वो एक पर्टिकुलर लीफ में बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगती है। लेकिन इनिशियल जो स्पॉट्स बनेंगे वो 2-3 के रेशियो में बनेंगे, लेकिन जैसे जैसे डिसीज़ वेदर अगर इनके फेवरेबल होता है तो जो स्पॉट्स होंगे उनकी मात्रा होगी वह बढ़ जाएगी। साथ ही धीरे धीरे ये स्पॉट आपस में मिल जाते हैं। पत्तियाँ पूरी तरह से झुलसी हुई दिखाई देती है, क्योंकि जब पत्तियाँ आपस में मिल जाती हैं तो जब जितने जो स्पॉट्स होते हैं वह आपस में कोलैप्स हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, जिससे पूरी की पूरी पत्ती झुलसी हुई दिखाई देती है, जिसे हम ब्लाइटनिंग भी कहते हैं। तो इस तरह से यह सिम्टम शो होता है। साथ ही साथ अगर यह डिसीज़ बहुत ही सीवियर कंडीशन में आ जाए तो पत्तियां गिर जाती है, जिसके कारण फूल कम मात्रा में बनते हैं, और यदि उग्र रूप धारण करने के बाद फूल निकलते हैं तो बीज सिकुड़े हुए, छोटे और अत्यधिक कम मात्रा में बनते हैं। जो विंटर सीज़न होता है, विंटर सीज़न एंड रेनी सीज़न में जो वायु का आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% से अधिक होने पर यह डिसीज़ को बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल करती है। साथ ही साथ जो स्पॉट होते हैं वो सर्कुलर टू लीनियर होते हैं और डार्क ब्राउन कलर के लेसर स्टेम एंड पॉट्स पे भी डेवलप करते हैं, जो कि लेटर स्टेज में इलांगेटेड हो जाते हैं। इन्फेक्टेड पॉट्स होते हैं वो स्मॉल डिस्कलर्ड एंड शिवर्ड सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। देख सकते हैं कि किस तरह के यह सिम्टम्स कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में यह सिम्टम स्पॉट्स बनता है, और इस तरह से ये बहुत सारी अधिक मात्रा में स्पॉट्स लीव्स पे बनते हैं। तो यह था इस पैथोजन का सिम्टम। अब नेक्स्ट इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें येलो हॉलो भी दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी ईटियोलॉजी हम देखेंगे इसकी पहले टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। जो इसका किंगडम है फंजाई है, डिवीज़न है डिप्टेरोमाइकोटा है, फाइलम है एस्कोमाइकोटा, क्लास है डोयोथियोमाइसिटीज, ऑर्डर है प्लियोस्पोरेल्स, फैमिली है प्लियोस्पोरेसी, जीनस है अल्टरनेरिया एंड स्पीसीज है ब्रैसिकी। और आप देख सकते हैं कि यह कोनिडिया किस तरह से सेप्टेड है, और यह जो कोनिडिया का स्ट्रक्चर है वह सेप्टेड है और डार्क ऑलिव टू 0 to 7 सेप्टेशन में पाया जाता है। जो इसका शेप होता है वो जेनिकुलेट होता है, और जो जेनिकुलेट इसमें एक प्रोमिनेंट स्कार होता है हर जेनिकुलेशन में, और जिसका साइज़ होता है 40
14 to 48 इंटू 6 to 13 माइक्रोमीटर। ये था कोनिडियोफोर, जिसका कलर है डार्क ओलिव, जिसमें सेप्टेशन 0 से सेप्टेशन पाए हैं। यह जेनुकुलेट है और इसमें इसके जेनुकुलेशन में प्रोमिनेंट स्कार पाया जाता है। अब नेक्स्ट है कोनिडिया। ये पोर्शन है आपका कोनिडिया। कोनिडिया जो होता है वो यूजुअली सिंगली प्रोड्यूस होता है प्लांट होस्ट में। समटाइम्स कभी कभी यह चेन में भी प्रोड्यूस होता है, जिसमें यह अगर हम इसे अगार कल्चर में करें तो यह अगार कल्चर में चेन के रूप में फॉर्म होता है। जो कोनिडिया होते हैं वो ऑब्लिक्वेट होते हैं एंड इनमें कॉन्स्पीशियस बीक होता है, स्मूथ होते हैं या ग्रेइश ऑलिव होते हैं। साथ ही साथ इसमें 11 to 18 क्रॉस सेप्टा पाया जाता है एंड 0 to 8 लॉन्गिट्यूडिनल सेप्टा भी पाया जाता है। और इनका साइज़ 39 to 350 इंटू 9 to 42 माइक्रोमीटर होता है। अब देख सकते हैं कि यह स्कार किस तरह से प्रेजेंट है, जो कि कोनिडिया में कोनिडियोफोर में प्रेजेंट होता है। ये आपका कोनिडिया का स्ट्रक्चर है और आप देख सकते हैं यह एक चेन्स ऑफ कोनिडिया यहाँ पे आप क्लियर यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ये अगार में ग्रो करके उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू रिकॉर्ड किया गया है। ये आपका कोनिडिया फोर है। इसमें कोनिडिया फोर में आप देख सकते हैं कि स्कार हम किसे कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। और ये होता है आपका कोनिडिया, जिसमें लॉन्गिट्यूडिनल और हॉरिजॉन्टल सेप्टेशन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम डिसीज साइकिल। जो अल्टरनेरिया स्पीसीज होते हैं यह एक सिंपल पैरासाइट होते हैं, जो कि सेप्रोफिटिकली आउटसाइड में ही सर्वाइव करते हैं। जैसे कि डिसीज क्रॉप मोस्टली ये प्लांट डेब्रिस में सर्वाइव करते हैं, जो कि और यही इसी डिसीज क्रॉप डेब्रिस के थ्रू ही ये ईयर टू ईयर सर्वाइव कर पाते हैं। एवं इनके जो रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं क्लाइमेडोस्पोर एंड माइक्रोस्क्लेरोशिया, यही इन डिसीज्ड क्रॉप डेब्रिस में पाए जाते हैं एज अ सर्वाइवर। और यही इसका प्राइमरी इनोकुलम है, यानी कि जो पैथोजन है उसका प्राइमरी इन्फेक्शन सॉइल से होता है, क्योंकि सॉइल में अगर डिसीज क्रॉप डेब्रिस प्रेजेंट हो तो प्राइमरी इन्फेक्शन इसके द्वारा ही होगा, यानी कि आपके सॉइल के द्वारा होगा, जो कि क्रॉप डेब्रिस से हो रहा है। साथ ही साथ इस पैथोजन का सेकेंडरी इन्फेक्शन इरिगेशन वाटर के थ्रू होता है। साथ ही साथ विंड स्प्लैशिंग वाटर या इक्विपमेंट या वर्कर के द्वारा भी इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। कभी कभी यह न्यू एरिया में इन्फेक्टेड सीड के द्वारा भी इस्टेब्लिश होता है। ये था इसका डिसीज साइकिल। अब हम देखते हैं इसका फेवरेबल कंडीशन। इस डिसीज़ का फेवरेबल कंडीशन वार्म टेम्परेचर, जिसमें 60 to 78 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है एंड कम से कम 12 घंटे के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% और उससे अधिक होने पर ही ये डिसीज़ को फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराता है और जिससे डिसीज़ डेवलप कर पाती है। तो यह था इस डिसीज़ का फेवरेबल कंडीशन। अब हम देखते हैं इसका कंट्रोल मेजर्स। कंट्रोल मेजर में डिफरेंट एक्टिविटीज़ यूज़ करके हम इस डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड में आप हेल्दी सीड्स यूज़ कर सकते हैं। हेल्दी सीड्स यूज़ करेंगे तो फील्ड में इन्फेक्शन आएगा ही नहीं, या फिर हम फील्ड में प्रेजेंट इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस को हम कलेक्ट करके उसे बर्न कर सकते हैं। अर्ली सोइंग, डीप प्लाविंग और टाइमली हमेशा वीड्स को रिमूव करते रहना एंड प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करने से भी इस डिसीज़ को सप्रेस किया जा सकता है। साथ ही साथ इरिगेशन को हमें कुछ पर्टिकुलर टाइम पे अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि फ्लावरिंग एंड पॉट फॉर्मेशन स्टेज में, जिससे यह डिसीज़ को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में हम ट्राइकोडर्मा विरिडी का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें सॉइल में इसे स्प्रे करना है, जिसे हमें 45 to 75 डेज़ आफ्टर सोइंग के यानी कि 45 से 75 दिन के बाद ही ट्राइकोडर्मा विरिडी को फील्ड में अप्लाई करना है। तो ये था बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट है केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट के लिए हमें जो फंजीसाइड्स होते हैं उन्हें हमें 3 से 4 टाइम देना है, जिसमें हमें 10 से 15 दिन का इंटरवल रखना है, यानी कि हमें कम से कम स्प्रेइंग 3 से 4 बार करनी है और जो एक से दूसरे स्प्रेइंग का जो इंटरवल होगा वो 10 से 15 दिन का होना चाहिए। हम मैनकोजेब 75 WP @ 2 kg in 100 लीटर ऑफ वाटर पर हेक्टेयर
का इस्तेमाल करके फील्ड में स्प्रे कर सकते हैं और डिसीज़ को कंट्रोल करने में यह बहुत ही सहायक होता है यह मैनकोजेब। इसलिए हमें मैनकोजेब 75 WP का यूज़ करना चाहिए, ताकि जो मोस्टली जैसे ही सिम्टम्स हमें दिखाई देना स्टार्ट होता है फील्ड पे, हमें एज सून एज पॉसिबल हमें इस केमिकल्स को फील्ड में अप्लाई कर देना चाहिए, जो ताकि उस पैथोजन का ग्रोथ रुक जाए। ये था हमारा केमिकल ट्रीटमेंट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक रॉट में ब्लैक रॉट एक बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होता है, जिसका पैथोजन का नेम है ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथोवोर कैम्पेस्ट्रिस। एंड यह मोस्टली क्रूसीफेरस क्रॉप को किसी भी क्रूसीफेरस क्रॉप को किसी भी ग्रोथ स्टेज में इन्फेक्ट कर सकता है और सिम्टम प्रोड्यूस कर डिसीज़ प्लांट को डैमेज करता है। साथ ही साथ यह डिसीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है ग्रोवर्स के लिए इसे मैनेज करने के लिए, और इस पैथोजन का इन्हें होस्ट के लिए, क्रूसीफेरस होस्ट के लिए सबसे ही सीरियस डिसीज़ माना जाता है क्रूसीफेरस क्रॉप के लिए वर्ल्ड वाइड और इवन इंडिया में भी। साथ ही साथ यह जो डिसीज़ है यह बहुत ही सिग्निफिकेंट इन लॉस कर सकती है जब वेदर वार्म और ह्यूमिड कंडीशन हो। साथ ही साथ रेनी कंडीशन भी इसके लिए रिक्वायर्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन इस डिसीज़ को इंक्रीज़ करते हैं और हम इल लॉस में बहुत ही बड़ी मात्रा में सहायक करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्टम्स। इस डिसीज़ का जो मोस्ट सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है लीफ पे आता है, जो कि सबसे पहले फॉलिएज में आता है। फॉलिएज में सबसे पहले सिम्टम्स येलो वी शेप्ड स्पॉट अराइज होते हैं। आप देख सकते हैं मार्जिन की तरफ में ये इस तरह से वी शेप में स्पॉट अराइज होते हैं, जो कि केवल और केवल लीफ के मार्जिन एरिया पे ही स्टार्ट होता है। साथ ही साथ जैसे जैसे जितना भी इन्फेक्टेड एरिया होती है उस एरिया की जो मिडरिप्स होती है वो उनमें यह पैथोजन धीरे धीरे फैलता जाता है, और इन मिडरिप में एक टिपिकल ब्लैक कलर के डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलती है। यह डिस्कलरेशन वेन्स में भी होती है। साथ ही साथ यह जो इन्फेक्शन होता है वह जाइलम के में एक्सटेंड होके स्टॉक तक पहुंच जाता है, एंड वेस्कुलर में भी यह जाइलम और वेस्कुलर यह जो इन्फेक्शन होता है वह जाइलम के थ्रू एक्सटेंड होके स्टॉक तक पहुंच जाता है और वेस्कुलर्स को भी इन्फेक्शन कर देता है। जो बंडल्स होते हैं वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड सीवियर कंडीशन में जो पूरी की पूरी लीफ होती है वो डिस्कलरेशन शो करती है और कभी कभी ये पत्तियां गिर जाती हैं। तो इस तरह से ये सिम्टम्स है वी शेप में। आप देख सकते हैं किस तरह से वेन पूरा ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गई है, डिस्कलरेशन हो गया है, एंड लीफ में येलो डिस्कलरेशन हो गया है, और जबकि वेन में आपका ब्लैक डिस्कलरेशन हो गया है। साथ ही साथ ये किस तरह से वेस्कुलर टिश्यूज़ को ब्लॉक करके उनमें इन्फेक्शन फैला रही है। ये था सिम्टम्स। अब हम देखते हैं इस पैथोजन का ईटियोलॉजी। जैसे कि यह एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन से हम स्टार्ट करेंगे। इसका डोमेन है बैक्टीरिया, फाइलम है प्रोटियोबैक्टीरिया, क्लास है गामा प्रोटियोबैक्टीरिया, ऑर्डर है ज़ैंथोमोनाडेल्स, फैमिली है ज़ैंथोमोनाडेसी, जीनस है ज़ैंथोमोनास, एंड स्पीसीज़ है ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। जैसा कि यह एक बैक्टीरिया है जो कि एक मोटाइल, यह बैक्टीरिया जो आप देख सकते हैं इसमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट है, यानी कि यह एक मोटाइल बैक्टीरिया है। यह बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होता है और यह शॉर्ट रॉड शेप में होता है विथ राउंडेड। आप देख सकते हैं किस तरह से इसका जो एंड्स है वो राउंडेड है और इसका जो शेप है वो रॉड शेप का है। साथ ही साथ ये नॉन कैप्सुलेटेड होता है। इसमें केवल सिंगल फ्लैजिला ही पाया जाता है, बट कभी कभी इसमें पेयर में भी फ्लैजिला पाया जाता है। और यह फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला होने के कारण यह मोटाइल है और यह फ्लैजिला सिंगल पोलर फ्लैजिलम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसीज साइकिल। डिसीज साइकिल में देख सकते हैं कि जो ब्लैक रॉट होता है जो मोस्टली है, यह सबसे ज़्यादा वार्म सीज़न में और ह्यूमिड वेदर में ही सबसे ज़्यादा इस डिसीज़ को यह डिसीज़ इंक्रीज़ होता है। और इस डिसीज़ के का जो ससेप्टेबल नहीं फेवरेबल कंडीशन होता है वो 27
to 30 डिग्री सेल्सियस होता है एंड ह्यूमिडिटी 80 to 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस डिसीज़ को फेवर करती है। यानी कि ब्लैक रॉट मोस्टली वार्म सीज़न में ही सबसे ज़्यादा इसका इन्फेक्शन देखा जाएगा। यानी कि जो आपका मार्च के बाद का जो मौसम होता है, मार्च के बाद का जो टेम्परेचर होता है, वहाँ पे यह इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। मोस्टली यह जो इन्फेक्शन है वो प्राइमरी इन्फेक्शन सॉइल के द्वारा होती है, जो कि प्लांट रूट से या फिर इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट से एंटर कर सकते हैं। इन्फेक्टेड प्लांट यानी कि डैमेज प्लांट से, यानी कि कहीं में चोट लग गई है, कट गई है, तो बैक्टीरिया क्योंकि यह इसमें किसी तरह का पेनिट्रेशन ऑर्गन नहीं होता, यह प्लांट में नेचुरल ओपनिंग्स या फिर कट्स के थ्रू एंटर करती है। इसीलिए यह पैथोजन भी यह बैक्टीरिया भी आपका नेचुरल ओपनिंग्स एंड वुंड्स के थ्रू ही एंटर कर सकती है, जो कि मोस्टली ये जो पैथोजन होती है, यह बैक्टीरिया जो है ये लीफ मार्जिन में हाइड्रोथोर्स के थ्रू एंटर करती है। ये इसका मेन एंट्री पॉइंट है। साथ ही साथ यह सॉइल में भी सर्वाइव कर सकती है और ये सॉइल में भी स्प्लैशिंग रेन, इरिगेशन वाटर एंड विंड के थ्रू सर्वाइव कर सकती है। तो यह था इस डिसीज़ का डिसीज़ साइकिल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, डिसीज़ साइकिल हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए किस तरह से ये इन्फेक्शन हाइड्रोथोर्स के थ्रू इस पैथोजन एंटर कर रही है, यानी कि बैक्टीरिया एंटर करता है प्लांट में। जैसे जैसे ये इन्फेक्शन करते जाता है, वेस्कुलर टिश्यूज़ को भी इन्फेक्शन करता है एंड वी शेप लेसन लीफ में स्टार्ट कर देता है। उसके बाद सिस्टमिक इन्फेक्शन स्टार्ट करता है प्लांट में, यानी कि ब्लैक रिंग स्टेम्स में प्रोड्यूस करता है और फिर वहाँ से या तो वो इन्फेक्टेड सीड प्रोड्यूस करेगा और इन्फेक्टेड सीड से इन्फेक्टेड सीडलिंग प्रोड्यूस होगी, या फिर यह प्लांट एवरेज में सर्वाइव करेगा और विंड, रेन और वाटर स्प्लैश के थ्रू यह डिस्पर्स कर जाता है और इस तरह से फिर वो अदर हेल्दी प्लांट को इन्फेक्शन स्टार्ट कर देता है। यानी कि इसका जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो बैक्टीरिया का लीफ मार्जिन से हाइड्रोथोर्स के थ्रू एंटर करने से होगा एंड इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन यानी कि इसका डिस्पर्सल विंड, रेन और वाटर स्प्लैश के कारण होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम मैनेजमेंट। इस डिसीज़ को मैनेजमेंट करने के लिए हम डिफरेंट प्रैक्टिस का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से सीड ट्रीटमेंट के लिए हम ऑरियोमाइसिन का यूज़ कर सकते हैं, जिसका हमें अमाउंट 1000 ppm रखना होगा। 1000 ppm के ऑरोमाइसिन में हमें 30 मिनट के लिए सीड को ट्रीट करना होगा, जो कि इफ़ेक्टिवली इंटरनली और एक्सटर्नली सीड बोर्न पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को मार देते हैं। साथ ही साथ नर्सरी में सॉइल में फॉर्मेल्डिहाइड से ड्रेंचिंग करनी होगी। अगर हम सॉइल में ड्रेंचिंग करते हैं तो यह डिसीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। 0.5% का जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो हमें वो यूज़ करना होता है। साथ ही साथ हम एप्लीकेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एट द रेट 10 to 12.5 kg पर हेक्टेयर अगर हम अमाउंट यूज़ करते हैं तो यह भी डिसीज़ को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से हम डिफरेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस को यूज़ करके हम डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। कल हम अब नेक्स्ट वीडियो पे हम नेक्स्ट डिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। हम अब नेक्स्ट क्लास में हम टोमेटो के डिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि टोमेटो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।